नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खोबन पर। आज हम आपके सामने गांधीवाद जो हमारी गांधीइज्म थ्योरी है उसको लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम इस अपने सेशन में आपको जितने एमसीक्यू हो सकते हैं इस गांधीवाद थ्योरी से वो हम सभी आपको बता देंगे। आप सभी के साथ हम उन फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने ध्यान से इन हमारे एमसीक्यू को पढ़ लिया तो मेरा दावा है इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस जो है वो नहीं बनेगा। चाहे कोई भी अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम हो आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये एमसीक्यू पढ़ लोगे तो इतने में ही आपका जो सारा काम है वो कवर हो जाएगा, सारे फैक्ट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम आज अपना गांधीवाद थ्योरी जो है सारे एमसीक्यू इसमें तैयार किए हुए हैं। आपने सिर्फ चीज़ को समझना है क्या होता है कैसे होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, गांधी जी का जन्म कब हुआ और उनके माता पिता का नाम है। तो जन्म उनका हुआ था 2 अक्टूबर को और माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम था करमचंद और उनकी एक पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। 12 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हुई थी 1881 में। ठीक है, ये उनकी पर्सनल डिटेल हुई थोड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, गांधी जी इंग्लैंड कब गए और किस विषय की पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, तो गांधी जी जब गए थे तो 1887 में गए थे और उन्होंने जो वहाँ पे क्या करने गए थे इंग्लैंड, तो वो गए थे वकालत करने। 1891 में वापस भारत आते हैं, फिर 1893 में 2 साल बाद वो चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब और क्यों गए थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब और क्यों गए थे, तो आपको पता है, पढ़ाई है हमने। 1893 में अब्दुल्ला व्यापारी का एक केस लड़ने गए थे। ठीक है, 21 साल साउथ अफ्रीका में उन्होंने गुजारे। 1904 से लेके 1914 तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना क्या है जी सत्याग्रह किया था। ये उनका पहला सत्याग्रह था उनके जीवन का जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें पूछा गया है हमसे, गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए थे और उनका राजनीतिक गुरु कौन था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं और उनके आने की खुशी में क्या है, एनआरआई दिवस जो है वो मनाया जाता है। एनआरआई दिवस मतलब इसको बोल सकते हैं नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद है, गांधी जी का भारत में आकर पहला काम क्या था। गांधी जी ने भारत में आकर पहला काम क्या किया था, तो वो उन्होंने किया है जी साबरमती नदी के किनारे पर उन्होंने एक आश्रम बनाया था। साबरमती कहाँ है, तो ये नदी कहाँ बहती है, गुजरात का अहमदाबाद शहर जो है वो इस नदी के किनारे पर है। ठीक है, 1915-16 में इन्होंने इस आश्रम की इस्टेब्लिशमेंट की थी। आपको पता होना ये 2 डेट्स मिलती हैं, कई बार 1915 भी बता दिया जाता है और कई बार 1916 भी मिल जाता है, तो आप दोनों याद रखोगे 1915-16 में मिल जाता है ये। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने उसमें है, गांधी जी ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था। तो 1916 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में प्रथम आंदोलन जो गांधी जी ने किया है वो कौन सा था, तो वो था हमारा चंपारण सत्याग्रह। किसानों के लिए किया गया था 3/20, इसको 3 कठिया प्रथा बोलते हैं, जिसके लिए इन्होंने ये किया था। और ये कहाँ पर है चंपारण, तो ये बिहार में है। एक बिहार का चंपारण का किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, उसके कहने पर गांधी जी ने इस आंदोलन में अपनी जो शमूलियत दिखाई थी। मूल रचनाएं जो गांधी जी की मानी जाती हैं उसमें है जी यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, एक जीवनी है। ठीक है, ये सारी इसकी मूल रचनाएं हैं गांधी जी की जिसके बारे में हमने अभी बात की। फिर आगे चलते हैं हम, गांधी जी का जो सारा दर्शन है, गांधी जी का जो सारा दर्शन है वो गांधी जी का सारा दर्शन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए था, तो राम राज्य की प्राप्ति के लिए। गांधी जी का जितना भी दर्शन रहा है वो सारा राम राज्य की प्राप्ति के लिए था। और गांधी जी का आदर्श राज्य जो था वो सत्य पर आधारित था। पूछा जा सकता है गांधी जी का जो आदर्श राज्य है वो किस पर आधारित था, तो वो हमारा सत्य पर आधारित माना गया है। गांधीइज्म एक विचारधारा है या एक जीवन पद्धति है, इसके बारे में पूछा गया है भी गांधीइज्म जो है वो एक विचारधारा है या एक जीवन पद्धति है। तो गांधीइज्म जो है वो एक विचारधारा ना होकर क्या है, ज़्यादा क्या है वो, तो वो एक
जीवन पद्धति है। विचारधारा से ज़्यादा उसको एक जीवन पद्धति माना जाता है। गांधीवाद किसी एक वर्ग या जाति की विचारधारा नहीं है, ये सभी को जीवन जीने की कला सिखाती है और ऐसा जीवन जो सत्य पर आधारित होगा। देखो कितना अच्छा विचार है भी। गांधी जी जो गांधीइज्म है या गांधीवाद है ना, वो क्या है, एक विचारधारा से ज़्यादा एक जीवन पद्धति है। और ये क्या है, सभी वर्ग या जाति के लोगों के लिए सभी समान है और सभी को एक जीवन जीने की कला सिखाती है और ऐसा जीवन जो सत्य पर आधारित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें पूछा गया है गांधीवाद के अनुसार परिवर्तन का माध्यम क्या है। गांधीवाद के अनुसार परिवर्तन का माध्यम क्या है, तो वो है प्रेम और विश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो गांधीवाद है वो मार्क्सवाद और उदारवाद में से किसके ज़्यादा करीब है। गांधीवाद मार्क्सवाद और उदारवाद में सबसे ज़्यादा किसके करीब है, तो दोनों का समर्थन ये नहीं करता, किसी के भी करीब नहीं है। ये गांधीवाद जो है ना, ये वर्ग और जाति की बात ही नहीं करता। गांधीवाद वर्ग और जाति की बात ही नहीं करता। ठीक है, तो किसी के भी वो पक्ष में नहीं है। गांधीवाद जो है वो मानता है भी जो अमीर हैं, गांधीवाद जो है वो मानता है भी अमीरों का नैतिक विकास होना चाहिए, मतलब उनमें मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए जो अमीर हैं, क्योंकि आज देखो ज़माने में जो बहुत ज़्यादा पैसा जिनके पास आ जाता है वो नैतिक मूल्य जो ज़िंदगी के हैं उनको गवा देते हैं। और उसी पर बात बोली गई है भी गांधीवाद चाहता है भी जो अमीर हैं उनका नैतिक विकास हो और जो गरीब है उनका आर्थिक विकास जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक विकास की बात करता है। ठीक है, तो ये बात हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है उसमें पूछा गया है भी गांधी जी की वर्ग संघर्ष के बारे में क्या राय है। वर्ग संघर्ष, जो समाज में वर्ग संघर्ष चलता है उसके बारे में गांधी जी का क्या विचार है। गांधी जी के अनुसार वर्ग संघर्ष जो है वो चलता रहता है। गांधी जी के अनुसार वर्गों में संघर्ष जो है ना वो चलता रहता है, या किसी एक वर्ग या जाति की जो क्रांति है अच्छा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकती। उनका मानना है भी जो गांधीवाद जो है ना, वो गांधीवाद विचारधारा क्या मानती है, वो मानती है भी जो वर्ग होते हैं समाज के अंदर उनके अंदर क्या है, संघर्ष चलता रहता है, लेकिन ये संघर्ष या किसी एक वर्ग की क्रांति कोई अच्छा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकती। किसी एक की बात की जा रही है भी किसी एक का संघर्ष और किसी एक वर्ग की क्रांति कोई अच्छा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकती, बल्कि वर्गों के तालमेल से ही, या वर्गों के तालमेल, जो वर्गों का तालमेल होता है, तालमेल ही समाज और राज्य में कल्याणकारी काम कर सकता है। वर्गों का जो तालमेल है वही समाज और राज्य के लिए कल्याणकारी काम जो है वो कर सकता है। यानी कि गांधीवाद क्या बोलता है कि वो वर्गों के तालमेल और समझौता जो है वो चाहता है। गांधीवाद जो है वो वर्गों के अंदर तालमेल और आपसी सहयोग और उनके बीच में एक समझौता जो है वो चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गांधीवाद राज्य को मानव जाति के लिए एक आवश्यक बुराई मानता है। क्या बुराई मानता है ये? हाँ, तो बिल्कुल गांधीवाद जो है वो भी राज्य को एक आवश्यक बुराई जो है मानता है। ठीक है, नेसेसरी इवल जो है वो मानता है। क्या गांधी जी एक अराजकतावादी विचारक थे, ये क्वेश्चन है। गांधी जी क्या एक अराजकतावादी विचारक थे, तो इसका आंसर है हाँ। गांधीवाद राज्य की समाप्ति की बात करता है। गांधीवाद राज्य की समाप्ति की बात जो है वो करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं अराजकतावादी थे। गांधी जी राज्य की समाप्ति क्यों चाहते हैं? गांधी जी राज्य की समाप्ति क्यों चाहते हैं? तो गांधी जी की राय, गांधी जी राज्य को शोषण, अन्याय और हिंसा पर आधारित मानते हैं, इसलिए वो इस ऐसे राज्य की वो समाप्ति चाहते हैं जो शोषण, अन्याय और हिंसा पर आधारित हो। ठीक है, वो इनसे रहित जो राज्य है उसकी परिकल्पना जो है वो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या गांधी जी व्यवहारिक रूप से अराजकतावादी थे? व्यवहारिक रूप से, क्या गांधी जी व्यवहारिक रूप से अराजकतावादी थे? तो आंसर है गांधी जी सैद्धांतिक पक्ष से अराजकतावादी थे। सैद्धांतिक मतलब उनके जो सिद्धांत हैं जो उन्होंने जीवन में अडॉप्ट कर लिए हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो गांधी जी क्या थे, एक अराजकतावादी थे। गांधी जी राज्य के अधिकार
और क्षेत्र को कम करना चाहते थे। गांधी जी भी चाहते थे भी मिनिमम स्टेट होनी चाहिए। गांधी जी राज्य के अधिकार और क्षेत्र को कम करना चाहते थे और उनकी शक्तियों के विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। मतलब जो राज्य है उसकी जो शक्तियां हैं वो क्या हैं, इकट्ठी ना हो, उनको सभी के अंदर बराबर बांट देना चाहिए, मतलब विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। जैसे आज हमारे सेंटर में कुछ पावर है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती हैं, तो ये भी तो एक जो कॉन्सेप्ट आधारित है ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, राज्य के बारे में गांधी जी के विचारों में क्या बदलाव आए थे। गांधी जी के जो राज्य के प्रति विचार थे उनके अंदर क्या बदलाव आए हैं। देखो, बाद में पहले नहीं थे, जो बाद में गांधी जी ने राज्य को क्या है, एक कल्याणकारी संस्था मानने लगे हैं। पहले तो वो क्या है, एक बुराई मानते थे, लेकिन बाद में क्या है, राज्य को एक उन्होंने क्या है, कल्याणकारी संस्था के रूप में उन्होंने माना है। गांधी जी के अनुसार जो राज्य है, गांधी जी के अनुसार राज्य जो है वो एक नैतिक संस्था है। और गांधी जी के अनुसार राज्य नैतिक संस्था है या एक अनैतिक संस्था है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। गांधी जी के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है या एक अनैतिक संस्था है। तो गांधी जी इसके बारे में क्या बोलते हैं, राज्य जो है वो एक अनैतिक संस्था है। गांधी जी के अनुसार राज्य एक अनैतिक संस्था है जो डर और दंड के साथ काम करती है, जो डर व दंड के साथ काम करती है, जो कि नैतिकता के खिलाफ है, जो कि नैतिकता के खिलाफ है ना। राज्य, अगला क्वेश्चन है, राज्य के कार्य क्षेत्र संबंधी गांधी जी के क्या विचार हैं। ठीक है, गांधी जी के राज्य के कार्य क्षेत्र से संबंधित क्या विचार हैं। राज्य का जो नेचर है वो ऐसा होना चाहिए, गांधी जी मानते हैं भी, गांधी जी का मानना है या गांधीवाद का मानना है, राज्य का नेचर ऐसा होना चाहिए कि समय के साथ उसका कार्य और अधिकार जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब गांधी जी क्या बोल रहे हैं भी, जो राज्य है ना उसका जो नेचर है वो क्या है, समय के साथ साथ बदलता जाएगा, उसका कार्य और उसके जो अधिकार हैं वो भी क्या हैं, जो उसके अधिकार जो उसके कार्य हैं वो भी क्या हैं, बदलते चले जाते हैं, उनमें परिवर्तन आता जाता है, जिससे क्या है, जो मानव अधिकार है और जो उनकी स्वतंत्रता है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा उनका जो मानना है गांधी जी का, राज्य के संबंधी जो उनके विचार के ऊपर बात की हमने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जो पूछा गया है, उसमें बोला गया है पंचायती राज्य व्यवस्था के संबंध, पंचायती राज व्यवस्था को गांधी जी क्या नाम देते हैं या क्या नाम दिया है। तो उन्होंने दिया है धरातली प्रजातंत्र। धरातली प्रजातंत्र को सिंपली हम बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी। ठीक है, ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी पर उन्होंने जो बात है वो की है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा गया है पंचायती राज्य व्यवस्था के पीछे गांधी जी ने कौन से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण बताए हैं। कौन से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्य जो हैं वो बताए हैं। तो उसमें हम बोलेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वो स्थापित होने से क्या होगा, जो सत्ता है, जो शासन है, उसका विकेंद्रीकरण होगा। उसका मतलब जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, देखो सिंपल समझना है इसको, क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। पंचायती राज्य व्यवस्था के पीछे गांधी जी ने कौन से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण बताए हैं। तो उनमें बोलते हैं गांधी जी भी पंचायती राज्य व्यवस्था स्थापित होने से जो सत्ता है उसका क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा, जो पावर्स है उनका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और ऐसा होने से क्या है, तानाशाही का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। जो आप बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप होती है, डिक्टेटरशिप का खात्मा हो जाएगा, डिक्टेटरशिप नहीं बन पाएगा। और दूसरी चीज़ क्या बोला है, जो गांव हैं वो आर्थिक रूप से क्या है, स्वनिर्भर बन जाएंगे। गांव हैं जो वो स्वनिर्भर बन जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली है, जनता सत्ता और शासन में सीधा पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, जनता जो है वो सीधा सत्ता और शासन में पार्टिसिपेट करेगी, जिससे क्या होगा, समाज में इक्वलिटी आएगी। तो ये सारी उनके विचार थे, इसके ऊपर जो है बताया है गांधी जी ने। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो क्यों लागू होनी चाहिए या कैसे उसका काम करने का एक प्रोसीजर रहेगा और क्या क्या होगा। पहली बात उन्होंने बोली भी
पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हो जाएगी ना तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। दूसरा क्या है, तानाशाही का डर खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या है, गांव जो है वो आर्थिक रूप से क्या है, स्वनिर्भर हो जाएगा और सत्ता और शासन में जनता का सीधा पार्टिसिपेट होगा, जिससे क्या हो जाएगा, इक्वलिटी जो समाज में आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जो पूछा गया है, उसमें बोला गया है गांधी जी के अनुसार राजनीति का आध्यात्मिककरण से क्या भाव है। गांधी जी चाहते थे राजनीति का भी आध्यात्मिककरण होना चाहिए। अब आध्यात्मिककरण से भाव क्या है, राजनीति का आध्यात्मिककरण से गांधी जी का क्या भाव है या क्या तात्पर्य है या कैसा वो उनकी फिलॉसफी थी। तो गांधी जी का मानना है भी जो राजनीति है जब उसका आध्यात्मिककरण हो जाएगा तो क्या होगा, राजनीति में अहिंसा, नैतिकता, ईमानदारी, कल्याण, सादगी और सबसे ज़रूरी सत्य जैसे गुणों से राज्य जो है वो भर जाएगा। राजनीति जो है, अगर राजनीति का आध्यात्मिककरण हो जाए या राजनीति का जो आध्यात्मिककरण होगा उससे क्या होगा, तो राजनीति में अहिंसा आएगी, नैतिकता आएगी, ईमानदारी आएगी, कल्याण आएगा, सादगी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो सत्य होगा, जो क्या है ऐसे गुणों से उस राजनीति को भर दिया जाएगा। आज देखा जाए तो आज अपने सामने कितने भी लीडर क्यों ना हों, बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जी हुए या कोई भी एनीथिंग आप नाम ले सकते हो, तो उसमें आप सोचोगे तो क्या वो अहिंसा पर आधारित हैं वो आज के राजनेता जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वो नैतिकता पे चल रहे हैं, सभी दूसरों का हक मार के खाने पे जुटे हुए हैं। ईमानदारी से कोई बात करता है, नहीं करता। कल्याणकारी की बात करता है, कोई नहीं करता। सादगी की बात तो छोड़ ही दो। और सत्य ये तो सबसे बड़ी एक चीज़ है जिस पे तो ये बात कभी बोलेंगे ही नहीं, है ना। तो ये इस प्रकार से उन्होंने बोला है भी जब राजनीति का आध्यात्मिककरण हो जाएगा तो जो राजनीति होगी फिर उसमें ये वाले गुण जो हैं ये भर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है जिसमें बोला गया है गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा का क्या अभिप्राय है। गांधी जी ने ना एक सिद्धांत दिया था ट्रस्टीशिप का। अब उस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से गांधी जी का क्या अभिप्राय है या क्या भाव है उनका। तो गांधी जी चाहते हैं, उनका भाव है, इस ट्रस्ट से अभिप्राय है कि जो सरकार है या कोई कंपनी है तो वो क्या है, एक लिमिट तय करेगी और जब किसी की पूंजी या किसी की संपत्ति उस लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, उस लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या है जो वो ज़्यादा संपत्ति है उसको क्या है एक ट्रस्ट में डालनी पड़ेगी। और बाद में क्या होगा, वो ट्रस्ट जिस ट्रस्ट में पैसे डाले गए हैं वो ट्रस्ट जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए उस धन का क्या करेगा, यूज़ करेगा। जैसे मान के चलो सरकार ने बोल दिया, उन्होंने लिमिट तय कर दी भी हर आदमी के पास 50,000 रुपये जो हैं वो रख सकता है, 50,000 से ऊपर की संपत्ति मान्य नहीं है। तो मेरे पास 50,000 हो जाएं और मेरे पास जो है पैसा है, जो वो संपत्ति है वो है 200 मान के चलो भी 2 लाख की है, तो मेरे पास क्या है 1.5 लाख रुपया ज़्यादा है, तो वो 1.5 लाख रुपया जो है वो मेरा ट्रस्ट में चला जाएगा और उस ट्रस्ट में जो पैसा गया है वो पैसा लगाया जाएगा गरीबों के कल्याण के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उन्होंने गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के बारे में अपनी अवधारणा जो बताई है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है इसका उद्देश्य क्या है। तो वो गांधी जी चाहते हैं भी जो निजी संपत्ति है उस पर अंकुश लगाया जाए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निजी संपत्ति पर अंकुश लगाता है या लगाया जाए, और क्या है आर्थिक समानता जो है वो क्या है लोगों को दी जाए। आर्थिक समानता तभी आएगी जब ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो लागू किया जाएगा। ठीक है, गांधी जी के अनुसार अगला क्वेश्चन है गांधी जी के बहुमत के शासन संबंधी क्या विचार है। जो बहुमत का शासन होता है उसके संबंधी गांधी जी का क्या विचार है। गांधी जी मानते हैं कि बहुमत का शासन अच्छा है, लेकिन साथ ही क्या है अल्पमत लोगों के हितों के लिए भी कार्य करने चाहिए। बहुमत जो है ना वो अच्छा है, लेकिन क्या है उस बहुमत में जो लोग बहुमत में नहीं आते, मतलब जो अल्पसंख्यक रह गए हैं, जो कम गिनती रह गई है, उनके हितों का भी हमें क्या है ख्याल रखना पड़ेगा। उनके हितों के लिए भी हमें जो है बहुमत में आया हुआ जो भी व्यक्ति है या कोई भी वर्ग है या कोई भी समाज है या कोई भी सरकार है या कोई भी कंपनी है, उसको जो वर्ग जो उस बहुमत में नहीं आए, जो अल्पसंख्यक रह गए हैं, जो कम गिनती रह गई है, उनके उत्थान के लिए भी कार्य जो है, उनके कल्याण के लिए कार्य जो है वो भी करना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गांधी जी के अनुसार वोट देने का अधिकार किन लोगों को मिलना चाहिए? गांधी जी के अनुसार वोट देने का अधिकार किन लोगों को मिलना चाहिए? तो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। गांधी जी के अनुसार वोट का अधिकार जो है ना, उन लोगों को मिलना चाहिए या उन लोगों तक सीमित होना चाहिए जिनके पास क्या है, अवकाश है। जिनके पास अवकाश है, अवकाश मतलब छुट्टी है, छुट्टी मतलब जिनके पास थोड़ा समय है, अर्थात पढ़े लिखे लोगों के पास है। अवकाश से जो मतलब लिया गया है वो पढ़े लिखे लोगों से लिया गया है। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, उनके पास क्या है जी, समय भी बताया गया है भी, उनके पास समय होता है, वो राजनीति के बारे में सोच सकते हैं, समझने का उनके पास समय है। प्लेटो और एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु बोलते हैं, वो भी ये मानते थे भी जो वोट देने का अधिकार है ना, वो किसके पास होना चाहिए, तो वो पढ़े लिखे लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गरीब आदमी जो जाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहता है, वो दूर तक की सोच नहीं सकता। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास इन राजनीति के बारे में सोचने का जो है समय ज़्यादा होता है, तो उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। क्या गांधी जी एक कट्टर राष्ट्रवादी थे? नहीं, आंसर है नहीं। वो राष्ट्रवादी तो थे, लेकिन वो राष्ट्रवाद से अंतर्राष्ट्रवाद को प्राप्त करना चाहते थे भी। अंतर्राष्ट्रवाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जब आदमी खुद राष्ट्रवाद होगा। गांधी जी कट्टर राष्ट्रवादी नहीं थे, लेकिन वो राष्ट्रवाद ऐसे राष्ट्रवादी थे जिस राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलकर वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद जो था उसको प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? परमाणु शक्ति, तो गांधी जी का मानना था परमाणु शक्ति जो है ना, ये रखना पाप है, क्योंकि ये हिंसा का सूचक है और इसका उद्देश्य ही हिंसा होता है। परमाणु शक्ति जो है वो रखना पाप है और इसका जो सूचक है ना वो हिंसा है, और हिंसा जो है वो इसका एक परम उद्देश्य होता है परमाणु शक्ति का। गांधी जी के बाद विश्व पर गांधी जी के परमाणु शक्ति संबंधी विचारों का क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी के बाद मतलब जब गांधी जी की मौत होगी उसके बाद जो पूरा विश्व है उसके ऊपर इन विचारों का, परमाणु संबंधी विचारों का, परमाणु शक्ति संबंधी विचारों का क्या प्रभाव पड़ा है? तो गांधी जी के विचारों का उस समय तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब तक गांधी जी थे, लेकिन बाद में क्या है, गांधी जी के विचारों की तरह पूरे विश्व लेवल पर ये परमाणु वेपन्स के विरोध में एक विचारधारा जो है वो आरंभ हो गई। देखो, गांधी जी जब तक जिंदा थे तब तक इन विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन गांधी जी के जाने के बाद इन विचारों का प्रभाव जो है वो विश्व लेवल पे पड़ा, और बहुत सारे जो देश थे उन्होंने क्या है, इस जो भी परमाणु वेपन्स हैं उनके विरोध में एक विचारधारा उत्पन्न हुई, और उन्होंने क्या है, अभी देखो परमाणु हथियारों के लिए बहुत से देशों के बीच में ट्रीटियां होती हैं, संधियां होती हैं भी, आप ऐसा नहीं, कोई भी परमाणु हथियार जो है नहीं बनाया जाएगा, अगर बनाया जाएगा तो वो सबकी देख रेख में होगा। तो ऐसे होता है ना, ये सारी ट्रीटियाँ वगैरह जो हैं ये गांधी जी के परमाणु संबंधी विचारों पर चल के ही होती हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें पूछा गया है, जो गांधी जी के अनुसार देश की परमाणु नीति क्या होनी चाहिए? गांधी जी के अनुसार देश की जो परमाणु नीति है वो क्या होनी चाहिए? अब गांधी जी की परमाणु नीति क्या हो सकती है? गांधी जी जो तो खुद परमाणु शक्ति के खिलाफ थे, तो वैसा ही इसमें बोला जाएगा। गांधी जी जो थे उन्होंने क्या है, किसी भी प्रकार की परमाणु नीति के पक्ष में नहीं थे, वो हर प्रकार की जो भी परमाणु नीति है उसके बिल्कुल विरोध में रहे हैं। गांधी जी के अनुसार जब परमाणु वेपन ही नहीं होंगे तो फिर परमाणु नीति कैसी होगी? जब उन्होंने तो परमाणु वेपन्स का ही समर्थन नहीं किया तो फिर नीति का समर्थन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने किसी भी प्रकार की परमाणु नीति का समर्थन जो है वो नहीं किया है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का जो उद्देश्य है ना वो क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बुराइयों से लड़ने का एक जो है साधन है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जो है ना वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बुराइयों से लड़ने का एक साधन है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सत्य पर आग्रह करना, मतलब सत्य पर डटे रहना, मतलब सत्य पर खड़े रहना, सत्य के राह पर ही चलना, यही सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ जो है लिया जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कितने तरीके या साधन बताए हैं? ये क्वेश्चन अगला है। गांधी जी ने बताए हैं सत्याग्रह के लिए कितने तरीके या साधन, तो वो बताए हैं जी, संख्या में 5 हैं। पहला है असहयोग, दूसरा है सिविल डिसओबीडियंस, इसी को ही सिविल नाफरमानी बोला जाता है, सिविल डिसओबीडियंस और सिविल नाफरमानी। तीसरा है हिजरत, चौथा है उपवास,
पांचवा है हड़ताल। ये 5 जो है साधन बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं गांधी जी के द्वारा इस सत्याग्रह के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पूरे गांधीइज्म जो है वो कवर करवा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको भी हमारे इस प्रयास के बदले में एक छोटा सा काम करना होगा। आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक हमारा इस वीडियो का आप जो कह सकते हैं प्रचार कीजिए, उन तक पहुंचाइए। मैक्सिमम लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो भी, अगर नहीं लगता तो भी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।